निकोलस मदुरो के लिए अमेरिकी न्याय का सामना करना लंबा सफर है, जिसमें उन्हें हथकड़ियों में हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है और संघीय एजेंट घेर लेते हैं। अमेरिका ने कुछ घंटों में 13 साल से सत्ता में रहे तानाशाह को हटाकर स्पेशल ऑपरेशंस मास्टर क्लास दी है। निकोलस मदुरो वेनेजुएला के सबसे ताकतवर इंसान से न्यूयॉर्क अदालत में बैठने वाले बन गए। अमेरिका ने ये कैसे किया? 3 जनवरी रात 2 बजे वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मदुरो एक डरावने सपने से अचानक जाग गए। 150 अमेरिकी विमान वेनेजुएला की सीमा में घुसे और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि देश के कुछ हिस्से अंधेरे में थे। निकोलस मदुरो के जवाब देने से पहले ही अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज उनके दरवाजे पर थीं। कुछ मिनट बाद उन्हें और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से रात में ले जाया गया। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उनके देश में बिना सैनिक हानि के कैसे पकड़ा जा सकता है? इस वीडियो में जानेंगे कि यह कार्रवाई कैसे संभव है और अमेरिका के विरोधी इससे क्यों डरते हैं। यह कहानी असल में कई महीने पहले अगस्त 2025 में शुरू होती है। अमेरिका ने दक्षिणी कैरेबियन में दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू किया। प्योर्टो रिको वेनेजुएला के पास एक अमेरिकी क्षेत्र अब F-35 फाइटर जेट्स और MQ-9 रीपर ड्रोन सहित सैन्य मंचन स्थल बन गया है। अमेरिका ने यहां तक कि द्वीप पर रूजवेल्ट रोड्स 9 सैनिक स्टेशन को भी फिर से खोल दिया, जिसे 2004 से बंद कर दिया गया था। इस दौरान अमेरिकी नौसेना ने कैरेबियन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई युद्धपोत तैनात किए, वहां अपने 1/4 युद्धपोत लगाए। बाद में अमेरिकी वायुसेना ने B-52 बमवर्षकों को वेनेजुएला तट के करीब उड़ाया। यह साफ था कि सेनाएं क्या चाहती थीं। वे वहां मादुरो को संदेश देने आए थे। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के तानाशाह को पसंद नहीं करते। 1 साल पहले उन्होंने मादुरो पर अमेरिका में ड्रग तस्करी बढ़ाने और वेनेजुएला के कार्टेल ट्रेन डे रागुआ का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसे विदेशी आतंकी संगठन भी बताया था। अगस्त में प्रशासन ने मादुरो के ऊपर $50 मिलियन का इनाम रखा और नवंबर में सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप उन्हें हटाना चाहते थे। इसी बीच सैन्य दबाव और गंभीर हो गया। एक विवादास्पद अभियान में अमेरिकी सेना ने दर्जनों नावों का पीछा किया, जिन पर कथित तौर पर ड्रग्स ले जाए जा रहे थे, और कम से कम 115 लोगों को मार डाला। दिसंबर में अमेरिका ने वेनेजुएला जाने वाले सभी प्रतिबंधित टैंकरों को रोकना शुरू किया और छुपकर जाने वालों को जब्त किया। इससे वेनेजुएला सरकार की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा यानी उनकी तेल से होने वाली आय बुरी तरह प्रभावित हुई। साल के अंत में CIA ने यहां तक कि वेनेजुएला की एक बंदरगाह सुविधा पर ड्रोन हमला भी किया, जिसे कथित तौर पर ट्रेन डे अरागुआ कार्टेल द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यह देखकर वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो ने सुरक्षा उपाय अपनाने शुरू किए। संभावित हमलों के डर से उन्होंने 6 से 8 स्थानों के बीच घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका से भी गुहार लगानी शुरू कर दी कि वे हमला न करें। अपने वफादार समर्थकों को अपने पीछे एकजुट किया और अमेरिकी जमीनी हमले की स्थिति में नागरिकों को संभावित गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इस खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। अगस्त में उन्होंने ट्रंप को चुनौती दी। कहा, आओ मुझे पकड़ो, मैं मिराफ्लोरेस में इंतजार करूंगा, जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति भवन है। उन्होंने कहा, देर मत करना कायर। एक और बार उन्होंने छात्रों के सामने एक गाने पर नाचना शुरू कर दिया, जिसके बोल थे, युद्ध नहीं, हाँ शांति। वो ट्रंप के डांस मूव्स की नकल करते दिखे, जिससे ट्रंप खुश नहीं हुए। मादुरो ने अमेरिका से समझौते से इनकार किया, जबकि बातचीत जारी थी। नवंबर में देश से सुरक्षित निकलने का प्रस्ताव मादुरो ने ठुकरा दिया और समर्थकों से कहा कि वे गुलाम की शांति नहीं चाहते। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा सौदा काफी उदार होता। आप देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में अमेरिका पहले से ही कुछ और ज्यादा घातक चीज के लिए तैयारी कर रहा था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस मिशन का उद्देश्य वेनेजुएला के नेता और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस को पकड़कर अमेरिका में न्याय दिलाना था। मादुरो ने बाद में पाया कि यह ऑपरेशन बहुत सावधानी से योजनाबद्ध और प्रभावी था। शीत युद्ध के बाद लैटिन अमेरिका में यह पहली अमेरिकी हस्तक्षेप थी। पिछली 1989 में पनामा पर तेज आक्रमण हुआ था। जोखिम और क्रियान्वयन में मादुरो का अचानक हमला उसी श्रेणी में है जैसे नेवी सील टीम 6 का ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। अगस्त 2025 में CIA अधिकारियों की एक गुप्त टीम बनाई गई और मिशन की तैयारियां शुरू हुईं। वे चुपचाप काराकास में घुसे। उनका लक्ष्य
मादुरो की खुफिया जानकारी जुटाना था। यह काम खतरनाक था क्योंकि दूतावास बंद था और राजनयिक सुरक्षा नहीं मिल सकती थी। टीम को मादुरो के करीबी अंदरूनी व्यक्ति और कराकास पर मंडरा रहे स्टील्थ ड्रोन से मदद मिली। कई हफ्तों की निगरानी के बाद वे वेनेजुएला के नेता की हर जानकारी जान गए, उसकी जगह, खाना, पालतू जानवर तक। सोचिए, अमेरिका में डेल्टा फोर्स के कमांडो ट्रेनिंग ले रहे थे। केंटकी में जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने मादुरो के सुरक्षित घर की हूबहू नक्कल बनाई थी। डेल्टा फोर्स कमांडो बार बार एंट्री रूट्स की प्रैक्टिस कर वेनेजुएला के नेता को जल्दी पकड़ने की तैयारी करते थे। कई रिहर्सल के बाद स्टील के दरवाजे तोड़ना उनकी मसल मेमोरी बन गया। इसी दौरान एलिट 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट लगातार मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। उन्हें नाइट स्टॉकर कहते हैं और इसके पीछे वजह है, वे जोखिम भरे माहौल में चुपचाप घुसकर इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन और रेड जैसी मिशनों में मदद करते हैं। मिशन से पहले महीनों में वे वेनेजुएला तट के पास ट्रेनिंग कर रहे थे। शायद वहां के लोगों को इसकी खबर नहीं थी। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की अंतिम तैयारियों के साथ सभी जरूरी स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन, रीपर ड्रोन, सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स भेजे। सब कुछ तैयार था। उस समय केवल कुछ ही लोग जानते थे कि यह सब हो रहा है। सिर्फ ट्रंप प्रशासन के चुनिंदा लोग, देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी और स्पेशल फोर्स कमांडो को ही इसकी जानकारी थी। ट्रंप के अनुसार कांग्रेस में बातें लीक होती हैं, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस को अंधेरे में रखा गया। 23 दिसंबर को अमेरिका ने मादुरो को अंतिम मौका दिया। उन्हें तुर्की जाने का प्रस्ताव दिया गया था, जहां अमेरिका उन्हें अकेला छोड़ देता। हालांकि मादुरो ने गुस्से में इस सौदे को ठुकरा दिया। वेनेजुएला के तेल तक अमेरिका को पहुंच देने के अलावा वह कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। तभी राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला किया कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। क्रिसमस के दिन उन्होंने मिशन को मंजूरी दी, लेकिन हमला कब करना है यह तय करने की जिम्मेदारी पेंटागन पर छोड़ दी। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा, वे सिर्फ सही समय का इंतजार कर सकते थे, हमला तुरंत नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के हफ्तों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के पुरुष और महिलाएं तैयार बैठे थे। वे धैर्यपूर्वक सही संकेतों का इंतजार कर रहे थे और राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि हमें कार्रवाई में जाना है। हमला छुट्टियों के मौसम में हुआ, जब वेनेजुएला के कई सैन्यकर्मी छुट्टी पर थे, पर कई शर्तें जरूरी थीं। सबसे पहले अमेरिकी सेना को आश्चर्य का तत्व अधिकतम करना था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वेनेजुएला सरकार को उनके आने की भनक न लगे, वरना वेनेजुएला वाले तैयारी कर सकते थे। अमेरिकी सैनिकों को खतरा और खून खराबा बढ़ता है। उन्हें पक्का यकीन चाहिए था कि मादुरो और उनकी पत्नी उसी सुरक्षित घर में हैं जिसे कब्जा करने का प्रशिक्षण लिया था। यह फोर्टियोना के भीतर कराकास के सबसे मजबूत सैन्य अड्डे पर आम नागरिकों से दूर स्थित था। इस स्थान पर मादुरो को पकड़ने से आम नागरिकों की हताहतों की संख्या कम हो सकती थी, लेकिन उसे उसके सुरक्षित घर में अचानक पकड़ना सबसे मुश्किल काम नहीं था। असली बाधा तो मौसम था। वेनेजुएला में खराब मौसम के कारण मिशन कई दिन टला, क्योंकि साफ आसमान जरूरी था। 31 दिसंबर को ट्रंप ने ऑपरेशन मंजूर किया, पर कमांडरों को आखिरी वक्त पर पीछे हटना पड़ा। ऐसे मिशन के लिए सही हालात जरूरी थे, विकल्प नहीं। मौसम साफ होते ही मादुरो सुरक्षित घर लौटे। अनजान कि क्या होगा, तभी अमेरिकी कमांडरों को अचानक मौका मिला। शुक्रवार 2 जनवरी को शाम 4:30 बजे अमेरिकी सेना ने 6 घंटे निगरानी के बाद अपना पहला संसाधन भेजा। वे पूरी तरह आश्वस्त थे। राष्ट्रपति ट्रंप को मार-ए-लागो में फोन किया गया और रात 10:46 बजे उन्होंने अंतिम मंजूरी दी। गुड लक, भगवान तुम्हारा साथ दे। राष्ट्रपति ट्रंप को सिचुएशन रूम में रहने की जरूरत नहीं थी। वे फ्लोरिडा से ऑपरेशन की लाइव स्ट्रीम और कैमरा फुटेज देख सकते थे। उनकी वॉच पार्टी में CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जनरल डैन केन ने लाइव कमेंट्री दी। बाद में ट्रंप ने कहा कि यह अनुभव अविश्वसनीय था। उन्होंने इसे ऐसे देखा जैसे टेलीविजन शो देख रहे हों। ऑपरेशन शुरू हुआ जब कराकास आधी रात को अंधेरे में डूब गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कराकास की लाइट्स हमारी विशेषज्ञता के कारण बंद की गईं। वहां अंधेरा था और वह जानलेवा था। ट्रंप जिस विशेषज्ञता की बात कर रहे हैं वह साइबर युद्ध है। अमेरिका ने वेनेजुएला की ऊर्जा ग्रिड हैक कर स्विच बंद किया, जिससे अंधेरे में 150 विमानों का बेड़ा गुपचुप आगे बढ़ सका। इसमें ड्रोन, फाइटर जेट, बॉम्बर, टोही विमान आदि शामिल हैं।
ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हर स्थिति के लिए हमारे पास फाइटर जेट था। सुबह 2 बजे वेनेजुएला में विस्फोट हुए। ऑनलाइन क्लिप्स सामने आने लगीं जिनमें कराकास में धुएं के गुबार और कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टरों का काफिला दिख रहा था। शहर के निवासी पूरी तरह अनजान थे कि क्या हो रहा है। जब वे सुबह उठे, बीबीसी रिपोर्टर ने बताया कि उन्होंने तेज धमाका सुना और बड़ा धुएं का गुबार देखा जब विमान और हेलीकॉप्टर शहर में उड़ रहे थे। यह खबर जल्दी फैल गई और सबको पता चल गया कि कुछ बड़ा हो रहा है। अमेरिका ने कई रडार, रेडियो और वायु रक्षा ठिकाने निशाना बनाए। यह सीड ऑपरेशन द्वारा दुश्मन की वायु रक्षा दबाने का आदर्श उदाहरण था। अमेरिका ने कई अन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जैसे कि कराकास के केंद्र से 10 मील उत्तर में मिरांडा एयर बेस, पूर्व में हीरोटे हवाई अड्डा और राजधानी के पास रणनीतिक बंदरगाह गुआयरा। हमलों ने कराकास के फोर्टायोना सैन्य परिसर को भी निशाना बनाया, जहां एक 58 बजे मदुरो का सुरक्षित घर था। वीडियो फुटेज में कई धमाके और आग लगती दिखी। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि धमाके 1 घंटे तक चलते रहे। सोशल मीडिया पर आई फुटेज में भी फोर्टायोना को पहले और बाद में जलते हुए दिखाया गया। वेंटर की सैटेलाइट फुटेज में भारी नुकसान नजर आया। मुख्य इमारतें, वाहन और उपकरण नष्ट हुए। 2 लाल छत वाले भंडारण भवन पूरी तरह तबाह हुए। गेट सुरक्षा भवन को पहाड़ी बंकर के प्रवेश द्वार पर हमले में निशाना बनाया गया। फुटेज में 30 फुट चौड़ा गड्ढा दिखा। मादुरो चौंक गए, पर प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। हमलों ने नाइट स्टॉकर को संशोधित MS-60 और MS-47 हेलीकॉप्टरों से रास्ता बनाया। हालांकि वेनेजुएला वासियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें उनकी जबरदस्त ताकत के सामने जल्दी ही हरा दिया गया। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन वह फिर भी उड़ने में सक्षम था। नाइट स्टॉकर ने डेल्टा फोर्स कमांडरों को मादुरो के सुरक्षित घर तक पहुंचाया, जहां वे हेलीकॉप्टर से कूदे और अपना मिशन शुरू किया। सुबह 2:01 पर स्थानीय समयानुसार उन्होंने स्टील का दरवाजा उड़ाकर 3 मिनट में मादुरो तक पहुंच गए। मादुरो अपनी सुरक्षा के लिए क्यूबाई बॉडीगार्ड्स पर निर्भर था, क्योंकि वह नागरिकों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन ये टिक नहीं पाए। इसके बाद मादुरो स्टील से एक सुरक्षित कमरे में भागने की कोशिश करता है। डेल्टा फोर्स अपने साथ एक ब्लोटॉर्च भी लाई थी ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और ट्रंप को पूरा भरोसा था कि वे लगभग 47 सेकंड में उस स्टील के दरवाजे को तोड़ सकते थे। उन्होंने एक FBI बंधक वार्ताकार रखा था ताकि मादुरो तक न पहुंच पाएं तो मदद मिल सके, लेकिन मादुरो सुरक्षित कमरे में समय पर नहीं पहुंच सका और ये सब बेकार गया। ट्रंप ने कहा, मादुरो दरवाजे तक पहुंचा लेकिन बंद नहीं कर पाया और तुरंत पकड़ लिया गया। सुनने में रोमांचक है। सुरक्षित घर में घुसने के 5 मिनट बाद ही डेल्टा कमांडो ने मादुरो और उसकी पत्नी को पकड़ लिया। ऑपरेशन बहुत तेज और क्रूर था, और बाद में जमीन से आई फुटेज में दिखा कि लड़ाई ने सुरक्षित घर को आधा तबाह कर दिया था। लक्ष्य अपने हाथ में आते ही डेल्टा फोर्सेज ने जल्दी से बाहर निकलकर उस जोड़े को हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिया। फिर मादुरो ने अमेरिका के लिए 2100 मील की यात्रा शुरू की। हेलीकॉप्टर वेनेजुएला से उड़कर कैरिबियन के ऊपर से USS इवो जिमा की ओर बढ़े, जो तट से 100 मील दूर था। सुबह 4:29 बजे वे जहाज पहुंचे और मादुरो व उनकी पत्नी को वहां भेजा गया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर कहा, यह अच्छा सफर था, मुझे यकीन है उन्हें पसंद आया होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रतिष्ठित फोटो भी पोस्ट की, जिसमें मादुरो को अमेरिकी जहाज पर हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है। USS इवो जिमा ने फिर ग्वांतानामो बे के लिए रास्ता पकड़ा, जहां उस जोड़े को चुपचाप एक FBI 757 विमान में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां से उन्हें न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस तक उड़ाया गया। वहां पहुंचने पर मादुरो को विमान से उतारकर हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के हेलीपैड पर उतरा, जहां से मादुरो को सुरक्षा के साथ DEA मुख्यालय ले जाया गया। बाद में मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, जहां पहली अदालत पेशी तक रखा गया। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार सोमवार 5 जनवरी को उन्हें अमेरिकी न्याय व्यवस्था का सामना करने मैनहट्टन की अदालत में बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। मादुरो, उनकी पत्नी और अन्य पर 25 पन्नों के अभियोग हैं। 2 दिन पहले उन्हें मादक पदार्थ तस्करी और नार्को आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ा। अदालत की सुनवाई में मादुरो ने जज से कहा कि उन्हें अगवा किया गया था, और उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं एक सभ्य आदमी हूं, और यह भी जोड़ा कि मैं अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। लेकिन मादुरो का भविष्य कुछ हद तक पनामा के तानाशाह मैनुएल नोरिएगा जैसा दिख सकता है,
जिन्हें 1990 में अमेरिका ने पकड़ लिया था। उन पर भी बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी के ऑपरेशन का आरोप लगाया गया था और आखिरकार 1991 में उन्हें 40 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जहां वे 2017 में अपनी मृत्यु तक रहे। 63 वर्षीय मादुरो अब इसी तरह की किस्मत का सामना कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व दुनिया के सबसे बेहतरीन विशेष सैन्य अभियानों में से एक था जिसे कभी देखा गया है। अमेरिकी सेना को कोई अमेरिकी जान का नुकसान नहीं हुआ, आधा दर्जन छोटों को छोड़कर उसे कोई संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ और यह ऑपरेशन केवल कुछ घंटों तक चला। जनरल मैकेन ने कहा, गिरफ्तारी दल ने तेजी, सटीकता और अनुशासन से काम किया। वापस वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की जगह ली है और उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। वह ऐसा लगता है कि वह अमेरिका को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। कहती हैं कि वह अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और वह संतुलित और सम्मानजनक संबंध की ओर बढ़ना चाहती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बताया कि उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह जानती हैं कि अमेरिका उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि अमेरिका ही देश के भविष्य के बारे में फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कोई और आकर चुनाव लड़े और उनकी जगह ले, लेकिन मेरी रिसर्च में अमेरिका की पकड़ कमजोर दिखी। हालांकि देश में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन वेनेजुएला की सेना अभी भी सक्रिय नजर आ रही है। रक्षा मंत्री ने वादा किया है कि वह जिस चीज को विदेशी आक्रमण कह रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को जमीन पर भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन ऐसा करना उनके चुनावी वादों के खिलाफ होगा जिसमें उन्होंने और युद्ध न करने की बात कही थी। यह एक बड़ी तबाही में भी बदल सकता है। लोगों का कहना है कि इराक, लीबिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में सत्ता परिवर्तन के अभियान अक्सर असफल रहे हैं। नेता हटाना और देश का भविष्य तय करना अलग बातें हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध और मध्य पूर्व की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों अलग हैं। केवल समय ही बताएगा कि क्या अमेरिका का दूसरा हस्तक्षेप वास्तव में होता है या नहीं, और अगर होता है तो क्या वह सफल होगा या नहीं। लेकिन केवल अमेरिकी हस्तक्षेप ही वेनेजुएला में अराजकता पैदा नहीं कर सकता। वहां आंतरिक पतन का भी वास्तविक खतरा है। युद्ध अभ्यासों ने चेताया है कि वेनेजुएला के नेता के हटने पर शरणार्थी संकट और प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच संघर्ष हो सकता है। इसी वजह से कोलंबिया और ब्राजील ने अपने बॉर्डर सख्त कर दिए हैं, क्योंकि वे आगे क्या होगा इस डर में हैं। सबसे अच्छे हालात में वेनेजुएला आखिरकार असली चुनाव कराता है, या फिर वह उस राष्ट्रपति को सत्ता में बैठा सकता है जिसने 2024 का चुनाव जीता था, इससे पहले कि मादुरो ने उसे चुरा लिया, यानी एडमुंडो गोंजालेज। मारिया माछाडो, वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, इसका समर्थन करती हैं, लेकिन यह शायद एक सपना ही रह जाए, क्योंकि शासन के अवशेष अभी भी सत्ता में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादुरो को हटाने पर अमेरिका की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। वेनेजुएला के विशाल निर्वासित समुदाय स्पष्ट रूप से बहुत खुश हैं कि तानाशाह चला गया है, लेकिन कई लोग यह भी कहते हैं कि यह हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। एक वरिष्ठ वेनेजुएली अधिकारी के अनुसार शनिवार को हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक थे, और कानूनी आधार पर विवाद हुआ। यूरोपीय संघ ने मादुरो को वैध नेता नहीं माना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने को कहा। ब्राजील ने अमेरिका की राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए खुले तौर पर निंदा की है, यह कहते हुए कि उसने अस्वीकार्य सीमा पार कर दी है। चीन ने कहा कि वह हैरान है और उसने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने मादुरो को रिहा करने की मांग की है, हालांकि वे निस्संदेह इस बात से थोड़े ईर्ष्यालु हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष सैन्य अभियान कितनी अच्छी तरह करता है। अमेरिका का हस्तक्षेप फिर से ड्रग तस्करी के आरोपों से जुड़ा है। अगर उन्होंने त्रिनांडे अरागुआ गैंगों का समर्थन कर अमेरिका में ड्रग्स तस्करी में मदद की, तो वे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे और अमेरिका को आत्मरक्षा का अधिकार मिलेगा। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह बहुत जरूरी है कि मादुरो को दोषी साबित किया जाए। हालांकि यह साफ है कि मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं था। सबसे पहले मादुरो को पकड़ने के पीछे एक वैचारिक कारण भी है। वेनेजुएला ने क्यूबा, निकारागुआ और कोलंबिया के साथ मिलकर समाजवादी ध्रुव बनाया है, जो शीत युद्ध जैसा है। मादुरो ने 2018 और 2024 के चुनाव चुराकर देश को तानाशाही में बदल दिया, जहां राजनीतिक दमन, कानून का अभाव और हजारों गैर न्यायिक हत्याएं हुईं। वॉशिंगटन, खासकर सख्त रिपब्लिकन, सालों से मादुरो और ह्यूगो चावेज से नफरत करते हैं। मादुरो के शासन में पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी प्रवासन लहर आई, जिसमें 10 साल में 80 लाख लोग देश छोड़ गए। ट्रंप को ये समस्याएं पसंद नहीं हैं, जो अवैध प्रवासन के मोर्चे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पैदा हो रही हैं। शिकायतों में यह भी है कि वेनेजुएला के समाजवादियों ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर अमेरिकी कंपनियों से उपकरण ले लिए। यह हमें दूसरे राजनीतिक कारण
यानी तेल संसाधन नियंत्रण की ओर ले जाता है। वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं और अमेरिकी गल्फ कोस्ट रिफाइनरियां विशेष रूप से इसके भारी कच्चे तेल के लिए बनी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही यह बात उजागर कर दी जब उन्होंने कहा कि मादुरो को हटाने के तुरंत बाद अमेरिका वेनेजुएला की तेल उद्योग के पुनर्निर्माण में शामिल होना शुरू कर देगा। वॉशिंगटन को वैश्विक पुलिस बनना पसंद है, खासकर जब जमीन के नीचे तेल हो, लेकिन भू राजनीतिक दृष्टि से यह कदम काफी समझदारी भरा है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ युद्ध जीतना चाहता है तो वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण पाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका वेनेजुएला का तेल उत्पादन बढ़ाता है तो तेल की कीमतें गिरेंगी और रूस की आय प्रभावित होगी। अमेरिका के पास चीन के लिए भी तुरुप का पत्ता है, क्योंकि चीन अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा वेनेजुएला के तेल से पूरा करता है। अगर चीन अमेरिकी हितों को खतरे में डालता है तो अमेरिका उसकी तेल आपूर्ति रोक सकता है। रूस जबरन सीमाएं बदल रहा है, चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और ताइवान पर नजर है। ऐसे में पुराने नियमों से खेलना हार की रणनीति है। इसमें तेल से ज्यादा बातें शामिल हैं। 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनरो सिद्धांत में ट्रंप उपसिद्धांत जोड़ा। अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध पर नियंत्रण चाहता है और अन्य शक्तियों को बाहर रखना चाहता है। यह सिद्धांत हमेशा रहा है। अमेरिका को पसंद हो या न हो, यह सिद्धांत फिर लौटेगा। एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जहां अलग अलग देश शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी अपने विरोधियों को पश्चिमी गोलार्ध में कदम रखने की अनुमति नहीं देगा। जब हम इसे इस नजरिए से देखते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि वेनेजुएला सबसे पहले निशाना बना। 2025 में पुतिन और मादुरो ने रणनीतिक साझेदारी और सहयोग संधि सहित 42 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस ने वेनेजुएला को हवाई रक्षा प्रणाली दी, पर अमेरिकी अभियान में उनका खास उपयोग नहीं हुआ। वेनेजुएला चीन संबंध व्यापार और तेल के बदले ऋण समझौते से शुरू हुए। चीन ने वेनेजुएला को तेल के बदले अरबों डॉलर दिए और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर दोनों का गठबंधन मजबूत हुआ। मादुरो के सत्ता से हटाए जाने से कुछ दिन पहले ही चीन ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन पर एक नीति पत्र प्रकाशित किया, जिससे यह संकेत मिला कि वह इस क्षेत्र में अमेरिका को जरा भी बढ़त नहीं देगा। विडंबना यह है कि मादुरो के पकड़े जाने से एक दिन पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने लैटिन अमेरिका के लिए चीन के विशेष दूत से मुलाकात की थी, लेकिन वेनेजुएला के ईरान के साथ संबंध शायद सबसे ज्यादा चिंता का विषय थे। 2022 में ईरान और वेनेजुएला ने 20 साल की सहयोग संधि की। ईरान ने IRGC के अर्धसैनिक संगठन और हिजबुल्लाह के जरिए वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल की तस्करी में मदद की। यह वेनेजुएला सरकार को बनाए रखता है और ईरानियों को सरकारी बैलेंस शीट के बाहर नकद देता है। हिजबुल्लाह वेनेजुएला के ड्रग व्यापार में शामिल है और नशीली दवाओं की बिक्री उसकी बड़ी आय का स्रोत है। ईरान वेनेजुएला को हथियार देने का बड़ा स्रोत बन गया है और ये हथियार दक्षिण अमेरिका में जमा हो रहे हैं। अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हम पश्चिमी गोलार्ध को अमेरिका के विरोधियों, प्रतिस्पर्धियों और प्रतिद्वंद्वियों के लिए संचालन का अड्डा नहीं बनने देंगे। अब मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे असली वजह शायद ऊपर बताई गई सभी चीजों का मिश्रण थी। यह नशे की तस्करी, विचारधारा, तेल और भू राजनीति का मेल है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया को अभी अभी अमेरिकी सेना की जबरदस्त ताकत और क्षमताओं की याद दिलाई गई है। राष्ट्रपति ट्रंप जब ऐसा कहते हैं तो शायद वे डींग मार रहे हों, लेकिन वे सही भी हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी देश वह हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने किया।